हमारा एक्सपेंस रहा पूरा टोटल होटल का, चार्जिंग को लेकर के कितनी गाड़ी चली, और तो जो होटल का खर्चा हमारा आया ना, हम देखो 7 नाइट्स हम होटल में रुके थे, चार्जिंग वाला कितना खर्चा आया, तो सबसे मेन जो खर्चा मेरा होता है ना वो टोल पे ही होता था। और टोल के लिए मैं बहुत अल्लाह करता था। 2340 किलोमीटर गाड़ी चली है इन टोटल, यानी कि ये 2 रुपये भी नहीं बन रहे हैं पर किलोमीटर। डीजल गाड़ी को मैं इस ट्रिप पे लेके जाता 13,016 रुपये का अपना जो है डीजल लग जाता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सभी के, सब बढ़िया हैं? तो यार एक कॉमन क्वेश्चन जो कि मेरे इंस्टाग्राम के मैसेजेस पर और कमेंट्स के अंदर काफ़ी बार आया कि एक ना मैं डिटेल वीडियो बना दूं अपनी इस नेपाल की ट्रिप पर जो कि हमने करी अपनी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल से, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो है अपनी गाड़ी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से इस ट्रिप को करना चाहते हैं, है ना, नेपाल की ट्रिप को। देखो ट्रिप में बड़ा मज़ा आया मेरे को। मैं आपको पहले ही एक चीज़ का तो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि वहाँ पे आपको ना जो लोग मिलेंगे ना, मुझे भाई नेपाल के लोग जो मिले मेरे, जितने भी लोग थे भाई साहब, होटल्स में ले लो, जो उनकी हॉस्पिटैलिटी थी और उनके बात करने का बिहेवियर था, मुझे बड़ा पसंद आया यार। मुझे तो भाई नेपाल अब मेरे जो है आइटनरी के अंदर आगे के लिए भी ऐड हो गया है कि अगर कल को मेरे को जो है मैं कहीं पे इंडिया में ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो अब मैं सिर्फ इंडिया में प्लान कर रहा था, लेकिन अभी मैं नेपाल को इंक्लूड करके प्लान करूँगा कि यार नेपाल में भी ये जगह है, यहाँ पे जा सकता हूँ मैं, यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ, तो वो भी इंक्लूड रहेगा, है ना। तो एक रास्ता अलग खुल गया है मेरे लिए घूमने का। बाकी मेनली मैं इस वाले ब्लॉग के अंदर आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ अपना जो एक्सपीरियंस था नेपाल का, जिसमें कि मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो है नेपाल के बॉर्डर पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीज़ें लगी वहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे, मेरा जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में लेकर के गया इसके लिए चार्जिंग का इंफ्रा कैसा है वहाँ पर, और खर्चे क्या रहे होटल्स के अंदर, खाने पीने पे खर्चा क्या रहा, सारी चीज़ बात करेंगे। रोड की कंडीशन क्या है, हर एक चीज़ बात करेंगे। एक सार आपको बना के मैं दे देता हूँ ताकि आप प्लान कर रहे हैं अगर अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में या फिर सोलो, तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आ जाओ फिर। मैंने भाई जो नेपाल में एंट्री की थी ना, वो मैंने की थी सनौली बॉर्डर से, जो कि आपका गोरखपुर से सीधा पड़ता है सनौली बॉर्डर। ठीक है, सनौली बॉर्डर आप अयोध्या से डायरेक्ट जा सकते हो या फिर गोरखपुर से, क्योंकि मैंने जो है मेरे को स्टे करना था, क्योंकि यहाँ से गोरखपुर काफ़ी दूर था, 650 किलोमीटर कुछ था, तो मेरे को जो है गोरखपुर रुक करके फिर सनौली बॉर्डर पार करना था। तो मेरे लिए ईजी था ये करना। आपका कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मैं जो भी बात करूँगा, अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, वो करूँगा सनौली बॉर्डर, क्योंकि मैं वहीं से गया हूँ, वहीं से आया हूँ, तो मुझे वहीं का पता है। अब देखो जैसे तैसे करके आप ना सीधे सनौली बॉर्डर पहुँच जाओ। आप गूगल मैप पर डाल लो सनौली नेपाल बॉर्डर, आपको बड़ी इजीली दिखा देगा। मेरे यहाँ से कुछ 750 किलोमीटर था, तो मैं भाई पहुँच गया सनौली बॉर्डर पर अपने टाइम से। ठीक है, अब वहाँ पे पहुँच के मैंने एक चीज़ देखी कि जो अपना इंडिया का साइड है ना, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया अभी इंडिया के साइड में ही, कि 4-5-6 किलोमीटर पहले मेरे को ना जो मेरी लाइन थी जहाँ से मुझे जाना था, उस लाइन में जो ट्रक्स की लाइन बहुत लंबी भाई साहब, तो जो निकलने की पोजीशन थी मेरी, अब या तो वहाँ पे खड़ा रहा हूँ, या फिर मैंने एक चीज़ देखा कि लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं तो वो निकल जा रहे हैं, तो मैंने भी गाड़ी ली और रॉन्ग साइड ली और निकल गया भाई साहब। 4 लेन हाईवे है, लेकिन एक लाइन पूरी ट्रक्स ने भरी हुई है, एक लाइन खाली था जो कि वहाँ से आने वाला ट्रैफिक था। तो उसी लाइन से आपको भी जाना है, तो आप लाइन में उसमें मत खड़े रहना, अपनी लाइन के अंदर कोई वहाँ खड़े रहोगे तो फंसे रहोगे। ट्रक्स भैया आप खड़े हैं आराम से, खाना पीना बना रहे हैं, उनको टेंशन फ्री है, उनको कोई नहीं जाना कहीं पर भी। ठीक है, तो आप रॉन्ग साइड पकड़ो, सीधा सनौली बॉर्डर पहुंचो। बॉर्डर पे जो भी वहाँ पे आपकी चेकिंग वगैरह कुछ नहीं होती गाड़ी की ऐसी खास कुछ, बस वहाँ पे आर्मी वाले लोग होते हैं, वो आपकी जो है आधार कार्ड चेक करेंगे और आपको एंट्री दे देंगे, हाँ चले जाओ। ठीक है, आपसे एक आध दो क्वेश्चन पूछेंगे, हमसे मजे ले रहे थे, हमने भी जो है आराम से उनको बताया सारी चीज़ों के बारे में और अपना आगे नेपाल के अंदर हम एंटर कर गए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई साहब, उनको आप लेके साथ में जाइएगा तो ईजी पड़ेगा आपको, अदरवाइज दिक्कत तो फायदा नहीं है ना। मेरे साथ हो गया था, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे थे, तो मैं घबरा सा गया था वहाँ पे, यार शिट वापस जाना पड़ेगा, लेकिन काम हो गया, मिल गए डॉक्यूमेंट मेरे को। तो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखो गाड़ी आपकी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो उसमें पॉल्यूशन तो चलता नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक इंश्योरेंस कॉपी और आरसी कॉपी गाड़ी की जरूर लेकर के जाना, जो लेके जाओगे, ये तो कॉमन सी बात है। लाइसेंस अपना लेके जाना, ये तो बहुत बड़ी कॉमन सी बात है। और आधार कार्ड हर जगह चलता है, तो आधार कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड से सारे काम हो जाएंगे आपके। तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने हैं। फोटो स्टेट कराने की कोई नीड नहीं है, वहाँ पे मैं करा के लेके गया था, मुझे कहा था लोगों ने, कोई नीड नहीं पड़ी। फ़ोटो जो अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो मुझसे कहा था, मैं लेके गया था, लेकिन कोई नीड नहीं पड़ी मेरे को। ठीक है, तो उसको आप ले आने की ज़रूरत नहीं है, आप फालतू चीज़ें मत करना, टाइम वेस्ट, और आपके 10-20 रुपये खर्च हो जाएंगे। देखो आप जब ना बॉर्डर पे पहुंचोगे तो आपको ना वहाँ पे कुछ एजेंट मिलते हैं, आपकी गाड़ी पर आ जाएंगे, आपसे कहेंगे मैं आपका भंसा बनवा दूंगा। ठीक है, अब वहाँ पे सीन क्या है ना कि जब आप लाइन में लगे होते हो तो भीड़ हो रही होती है, तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो।
एजेंट 100-150 रुपये लेता है, भंसार बनवाने तक का आपका काम करता है, गाड़ी भी निकलवा के ले जाएगा और भंसार ही बनवा देगा आपका। हमने किया था एजेंट, ठीक है, मैंने उसको 100 रुपये दिए थे, बट किस काम के लिए दिए थे कि जो अपना इंडिया की साइड थे ना, वहाँ पे ट्रक्स थे बहुत सारे, तो वहाँ पे क्या है बहुत टाइम लगता है मेरे को, तो उसने जो है साइड से लेकर के इधर लेकर के गाड़ी जो है मेरी बॉर्डर पार करा दी। अब वो थोड़ा सा ड्रिंक किए हुए था, तो भंसार का काम तो करवा रहा था, लेकिन मैंने देखा ना ये इससे नहीं हो पाएगा साहब, तो मैंने उससे डॉक्यूमेंट ले लिए अपने, मैंने तू जा पैसे पकड़, तेरा काम हो गया जा। तो जैसे आप नेपाल में एंटर कर जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको पार्किंग में आप गाड़ी लगा कर ना, आपको ना पहले बनवाना पड़ता है वैसा भंसार, ठीक है। आपकी गाड़ी का एक परमिट बनता है भंसार और एक आरटीओ कटता है। मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन था जब मैं ट्रिप पर निकला था, तो मेरे को ये था कि भंसार भी बनवाना है और आरटीओ भी बनवाना है क्या, तो वहाँ पे आके मालूम पड़ा कि हाँ आरटीओ भी बनेगा। तो भंसार और आरटीओ इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, ये बनेगा, ये आपकी पार्किंग वाला एरिया है, यहाँ पे गाड़ी को पार्क करके, ये आपका ऑफिस वाला एरिया है, यहाँ पे आप जो है जाएंगे और यहाँ पर आप जो है अपना 4 नंबर काउंटर पे जाकर के अपना आरसी ले जाना और अपना आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है, उनको दे देना, वो जो है लाइसेंस भी लेके चले जाना, मांगे तो दे देना, वैसे मांगा नहीं था मेरे से तो वो आपसे एक फॉर्म भरते हैं अपना, फिर उसका स्लिप काट देते हैं, फिर आपको दूसरे काउंटर पर जा के ना एक अपनी फ़ीस जमा करनी पड़ती है भंसार के लिए, ठीक है। तो भंसार की जो फ़ीस है ना वो पड़ती है आपको कुछ 600 रुपये, नेपाली रुपये बता रहा हूँ क्या लिए मैं, ठीक है। और आरटीओ पड़ता है 300 रुपये का, वो अलग कटेगा, उसके बारे में बात करेंगे, पहले भंसार कटवा लो यहाँ से आप। तो भंसार कटवा के फिर उस जो आपको कागज़ मिल जाएगा, उस कागज़ पे, भंसार वाले कागज़ पे आप एक दूसरे काउंटर पे जाना है, 1 नंबर पे शायद, अब काउंटर आप देख लेना, बाकी ये काउंटर वहीं पर ही हैं सारे, तो उस पर जा करके आप मोहर और साइन लगवा करके फिर आप आरटीओ वाले पर जाना। यहाँ पर आपके लगेंगे, मान लो अपने 5 दिन का हमने लिया था यहाँ पर भंसार का, तो हमने पे किया था कुछ 3000 रुपये नेपाली रुपीज़ के अंदर, ठीक है। इसके लिए आपको बता दे रहा हूँ कि नेपाली रुपीज़ ही ले रहे हैं यहाँ पे, वो करेंसी अपनी इंडियन की नहीं ली थी उन्होंने। तो सामने की तरफ ही ना आपको उस जो ऑफिस है उसके सामने ही आपको करेंसी एक्सचेंज का भी मिल जाएगा, तो वो कुछ अपने चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं, बट ये है कि हाँ आपको लेना पड़ेगा। हमने 1.57 और 1.58 पे हमने वहाँ पर करेंसी चेंज करवाई थी अपनी जो है, तो आप वो करवा लेना। तो 5 दिन की हमें जो है भंसार का लग गया 3000 रुपये, और फिर ये आरटीओ के लिए अब यहाँ पर जाओगे ना, जो एंट्री वाला गेट है यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे ना आपको बोर्ड लगा मिल जाएगा, आरटीओ लिखा हुआ है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है वाला, ये लेगा आपसे 300 रुपये पर डे के हिसाब से। तो हमने 5 दिन के हिसाब से 1500 रुपये इनको पे किए, तो कुल मिलाकर के हमने पे किए 4500 रुपये इन टोटल, यानी कि हमारे जो है 900 रुपये पर डे का हिसाब आया भंसार और आरटीओ का, जो कि रहा कुछ 562 रुपये, मोटा मोटा 600 रुपये मान लो। इतना रुपये आपके इंडियन रुपीज़ का जिता रहा है मैं, इतना आपका पर डे का वहाँ पे लगेगा 562 रुपये, और 900 नेपाली रुपीज़ का आपका खर्चा आएगा एक दिन का, जो कि भैया बहुत मैंडेटरी है। इसको प्लान करके बनवा लेना, ऐसा मत करना कि आप जो है कम बनवा लो और वहाँ पे घूम रहे हो, ख़त्म हो जाए वो, क्योंकि 2750 रुपये की पर डे की पेनल्टी लगेगी नेपाली रुपीज़ के अंदर, और इवन आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा संभल के रहना कि अपना प्लान करके जाना कि हम 6 दिन और 7 दिन के लिए जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना भंसार आरटीओ कटवा लेना। अब यहाँ पे आपके 2 काम हो चुके हैं, एक तो आपका भंसार कट चुका, आरटीओ कट चुका, दूसरा आपका जो है करेंसी एक्सचेंज आपने करवा लिया है अगर आपको नीड है तो। बाकी ज़्यादा मत करवाना, बहुत नीड नहीं पड़ेगी, कई जगहों पे आपकी जो है ना इंडियन करेंसी भी चल जाती है वहाँ पर। 500 नोट मत लेके जाना, 100-200 तक के नोट वहाँ पे चल जाते हैं, उससे ऊपर के नोट नहीं चलते हैं, ठीक है, नहीं लेते हैं, कहीं कहीं पे वो भी नहीं लेते हैं, कहीं पे नेपाली करेंसी ही मांगते हैं। तो लेकिन यह है कि मैक्सिमम चल जाते हैं। बाकी वहाँ पर ना एक और चीज़ है कि फ़ोन पे, FONEPAY, ये फ़ोन पे करके वहाँ पे QR रहता है हर जगह पर, मेनली हमें हर जगह मिला था, एक्सक्लूडिंग जो हमारा काठमांडू का होटल था वहाँ पर नहीं था बस, बाकी हर जगह पे उसी पे हमने पेमेंट किया, QR से, अपने फ़ोन पे से हमने पेमेंट किया था, तो वो बहुत सही था। उस पे जो करेंसी का रेट था ना वो हमें बहुत अच्छा मिल रहा था। बाकी आप एक्सचेंज करवाओगे तो वहाँ पर रेट थोड़ा कम मिल रहा था, लेकिन जो फ़ोन पे उनका जो है नेपाल के अंदर, उस पर करेंसी का रेट हमें अच्छा खासा मिल रहा था, 0.63 पैसा कुछ मिल रहा था हमें, तो वो ठीक रेट था नेपाली का। 0.63, 1 रुपये नेपाली 0.63 के बराबर था हमारी जो है, तो वो अच्छा है। तो आप उस पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत आप नेपाली रुपीज़ करेंसी जो कन्वर्ट करवा लेना तो आपके काम ही आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको वो यूज़ करना पड़ सकता है। अब जो सबसे मेन काम है वो है भाई साहब, वहाँ पे आपका जो मोबाइल है ना वो बंद हो जाएगा। देखो मेरे पास 2 नंबर थे, दोनों जियो के थे। एक पे मैं इंटरनेशनल रोमिंग स्टार्ट करके लेके गया था, एक पे मैंने नहीं किया था क्योंकि नीड नहीं थी मेरे को एक की, ठीक है। तो
उस पे मेरे को जो है नेटवर्क आ रहे थे, एक के नेटवर्क बिल्कुल बंद हो गए थे। अगर प्रीपेड वगैरह हो तो बंद ही हो जाएगा, वो रिचार्ज करना पड़ेगा आपको इंटरनेशनल रोमिंग के लिए। तो वो आप देख लेना। मैंने तो वहाँ पे एक सिम ले ली थी, एनसेल करके कंपनी थी, वहाँ पे सिम ली थी, जो कि आधार कार्ड में मेरे आधार कार्ड मिल गई थी मेरे को, जिसकी कॉस्टिंग पड़ी थी 400 रुपये की सिम थी वो। 350 की हो चलिए, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं वो, तो ठीक है चलो बनता है चीज़ों, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 रुपये की सिम ली, 200 रुपये का मैंने अलग से ऊपर रिचार्ज करवाया अनलिमिटेड नेट के लिए, ताकि इंटरनेट की दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरे को देखो वीडियो अपलोड करनी है, सारी चीज़ें करनी होती है, डाटा मेरा जाता है, तो आपको नीड नहीं है तो 400 रुपये में या 350 रुपये आपको सिम मिल जाएगी। तो आप लेकर के आराम से जा सकते हो अंदर, आपके पास नेट रहेगा। क्योंकि आपको गूगल मैप और चीज़ों को सर्च करने के लिए भाई नेट की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप करा लोगे ना वहाँ पे अपने बॉर्डर पे, उसके बाद आप हो जाओगे वहाँ से फ्री। आपका भंसार आरटीओ कट गया, आपका जो करेंसी चेंज करा लिया आपने, और तीसरा आपका जो सिम है आपने एक्टिवेट करवा ली है। कुछ कैश आप लेके जा सकते हो, कैश ना अपना करेंसी चेंज करने के लिए। अगर वहाँ पे एटीएम पे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे पैसे कटेंगे, 200 से 300 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो उन चीज़ों से बचना है तो कुछ कैश लेके जाओ अपना इंडियन करेंसी, कुछ को आप एक्सचेंज करा लो, और कुछ जो है फ़ोन पे से यूज़ करके ईजिली आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। फ़ोन पे वाला सिस्टम बढ़िया लगा मेरे को भाई, उस पर करेंसी अच्छी मिल रही थी, रेट जो है। अब जब आप वहाँ से आगे बढ़ोगे ना, तो आपको बस एक छोटी सी आगे सिक्योरिटी वाले होंगे, वो आपकी गाड़ी का जो है एक भंसार आपने कटवाया वो चेक करेंगे, आरटीओ चेक करेंगे, आपके गाड़ी के कागज़ आधार कार्ड मांग लेंगे आपसे, और गाड़ी चेक करेंगे। बस दिखा दो गाड़ी में सामान क्या क्या है, बस इतना। कोई ज़्यादा हेडेक वाला काम नहीं है, तुरंत फ्री हो जाओगे। और उस सिक्योरिटी को पार करने के बाद आप निकल जाओगे भैया नेपाल की सड़कों पे, अपनी गाड़ी को लेकर के आप जो है नेपाल सड़कों पे घूम रहे होगे उसके बाद। अब ये तो बात हो गई भाई कि हमने एंट्री कर ली, सारे काम हो गए, अब कहाँ पे जाया जाए। अब देखो आप पहले प्लान करके तो जाओगे, आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना है। अब मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आपके कुछ काम आएगा। वो है कि देखो, अगर आप सनोली बॉर्डर से जा रहे हो तो आप काठमांडू का प्लान मत करना पहले, वो पहले मत करना, क्योंकि पहले दिन ही आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए नेपाल में, वो मैं नहीं चाहूँगा। वहाँ से सनोली बॉर्डर से काठमांडू की दूरी है ना, वो है कुछ 263 किलोमीटर। रोड बढ़िया है, सीनिक है, प्यारी रोड है। आपको एक स्टे लेना पड़ सकता है, हो सकता है थोड़ा दूर है, पहाड़ी इलाके वाला रोड है, पूरा आपको हिल में गाड़ी चलानी है तो टाइम लगेगा आपको, है ना, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा वो। तो हो सकता है आपको एक स्टे बीच में लेना पड़ जाए, फिर एक बार में कर दो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वहाँ पर एक दिक्कत ये है कि ये सनोली बॉर्डर से आप 25-30 किलोमीटर चलोगे, उसके बाद ना एक रोड आता है महेंद्र राजमार्ग H01। सनोली बॉर्डर से 25-30 किलोमीटर के बाद उस हाईवे की कंडीशन है इतनी गंदी है भाई साहब, मैंने उसके पीछे एक ब्लॉग में डाला भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखना। बहुत गंदा रोड था, रोड कह रहा हूँ, चलो रोड भी नहीं था ना वो तो, क्योंकि चढ़ाई करनी है, एक तो आपको असेंड है, हिल पे चलना है आपको, और रोड नहीं है, पूरा खच्चा है वो। अगर पानी पड़ गया ऊपर से तो पैसा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि फर्स्ट डे आप गाड़ी जाती हैं, गाड़ी चले जाएगी, मैं भी निकाल के लाया अपनी गाड़ी को, है ना, थोड़ा डर रहा मेरी गाड़ी की बैटरी जो है टकरा ना जाए, बट मैं निकाल के लाया अपनी गाड़ी को वहाँ से। बट मेरा वही है कि आप पहले दिन पहुँचे हो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और वहाँ पे आपके साथ दिक्कतें हो रही हैं, आप कहोगे क्या यार नेपाल इतना बेकार सी रोड है यहाँ पे, क्या आपका फिर एक्सपीरियंस ख़राब हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बढ़िया पहले चीज़ करो। अगर आपके पास टाइम है, आप जल्दी इन द मॉर्निंग आपने एंटर कर लिया है नेपाल के अंदर, तो भाई आप सीधे पोखरा जाओ, पहले पोखरा पहुँचो, पोखरा में जाकर रूम लो, मस्त रुको वहाँ पे, अपना घूमो फिरो आराम से। काठमांडू फिर वहाँ से पोखरा से जाओ आप, ईज़ी पड़ेगा आपको। वहाँ का जो रोड है ना वो भी ठीक है, उस पर भी आएंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चल रहा हूँ साथ साथ में मैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है एंट्री करने के बाद, तो आप ना वहाँ पे बुटवल पड़ता है, ठीक है, तो बुटवल पे आकर के आप रुक सकते हो। वहाँ पे अच्छे खासे होटल हैं, चार्जिंग को लेकर के आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर अपनी ईवी गाड़ी से जा रहे हो तो चार्जिंग को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बड़े आराम से वहाँ चार्जर मिल जाएंगे, गाड़ी को चार्ज करके रख लेना, सुबह अपना उठ के आराम से पोखरा निकल जाना, मस्त एकदम। और अगर मैं बात करूँ ना कि यार जब सनोली बॉर्डर पे आप हो तो वहाँ पे चार्जर मिल जाएंगे क्या, देखो वहाँ पे आसपास चार्जर मेरे को नहीं दिखे थे, मेरे को नीड भी नहीं थी एक्चुअली। मैं गोरखपुर से चार्ज करके चलाता अपनी गाड़ी को, तो मेरे को पास 100 किलोमीटर था गोरखपुर से, तो बहुत रेंज थी, पर आराम से कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डाउन कम है तो आपको दिक्कत नहीं है। वहाँ से बुटवल सनोली बॉर्डर 27 किलोमीटर पड़ता है सिर्फ, तो आप इतनी बैटरी आपके पास है तो बुटवल में चार्ज कर लो, क्योंकि आप रुकने वाले हो वहाँ पे। अगर नहीं है तो पहले ही आपको ना वहाँ पर कई सारे पेट्रोल पंप मिलेंगे, सिद्धार्थ नगर करके पड़ा था वहाँ पर, उसके बाद आपको पेट्रोल पंप पे वहाँ मेरे को पड़ा था एवरेस्ट पेट्रोल पंप स्टेशन पड़ा था मेरे को, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को चार्ज किया था लौटते टाइम पर। तो चार्जर आपको मिल जाएंगे सनोली बॉर्डर, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर जाना पड़ेगा, बीच में कुछ चार्जर बंद थे वहाँ पर, बट चार्जर आपको
बड़े आराम से ईजिली मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की बात वहाँ पे है नहीं है खास कुछ। मैं अपना बताऊँ तो मैं बुडवल पर रुका था क्योंकि मैं लेट था, मेरे को दोपहर से ऊपर हो चुका था, तो मैं रुक गया था बुडवल पे। और मैंने होटल लिया था, होटल डी क्राउन इन करके, है ना, वो थोड़ा बुडवल थोड़ा पहले पड़ा था मेरे को, ठीक है। तो वहाँ पे मैं रुका, मेरे को पड़ा था वो रूम 2 लोगों का 2,500 रुपये विद ब्रेकफास्ट। तो बढ़िया रूम था, मैं रुका वहाँ पे, गाड़ी रात में चार्ज करी और अगले दिन मैं सीधा निकल गया भाई पोखरा के लिए, जो कि था वहाँ से कुछ 160-170 के आसपास मेरे को पड़ा था। एक बार आपको बता देता हूँ, पोखरा जाओगे आप अपनी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब एंटर करोगे रोडों पे, उसकी पहले स्टार्टिंग करोगे तो रोड थोड़ी ख़राब मिल सकती है आपको, स्टार्टिंग वाला पैच जो है, और असेंड होगा वहाँ पर। लेकिन उसके बाद आप एक हाइट पे चले जाओगे, हाइट के बाद आपको ना बस सीधे डाउन हिल डाउन हिल डाउन हिल ज़्यादा जाना है, अप हिल नहीं जाना है ज़्यादा, आपको डाउन हिल ज़्यादा जाना है वहाँ पे, क्योंकि जो पोखरा है ना वो एक्चुअली वैली के अंदर है, चारों तरफ पहाड़, बीच में पोखरा बना हुआ है, तो वो बहुत सही है। आपकी गाड़ी की अगर बैटरी अगर ज़्यादा यूज़ भी हो गई है स्टार्टिंग में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक तो वहाँ पे चार्जर हैं बीच रास्ते में, काफ़ी चार्जर हैं उस रोड पे, और ना भी करोगे चार्ज तो भी आगे आपको डाउन हिल मिलने वाला है, तो आप बड़े आराम से पोखरा पहुँच जाओगे। तो वहाँ का मैं बता दूँ आपको पोखरा का, तो पोखरा पे मैंने होटल लिया था साहब, होटल पौवा करके, PAUWA, को क्या प्रोनाउंस करते हैं आप कर लेना अपने आप ही। तो वहाँ पे मैं आकर रुका था, होटल पौवा पोखरा, ठीक है। वहाँ पर फ़ायदा क्या था मेरे को कि वहाँ पर ना देखो, एक तो मुझे DC चार्जर मिला जिसकी मुझे नीड नहीं थी एक्चुअली, वहाँ पे मेरे को AC चार्जर मिल गया था, जो अपना यहाँ पे घर पे मैंने जिपट्रॉन का जो टाटा का बॉक्स लगा हुआ है ना, सेम चीज़ वहाँ पे लगी हुई थी। तो अपना चार्जर आप ज़रूर लेके जाना, वो उसमें मैंने लगा करके अपनी गाड़ी को मैंने लगा दिया था, तो मेरी गाड़ी वहाँ पर चार्ज हो गई थी यार, वो भी AC चार्ज हुई थी गाड़ी, तो बढ़िया है। तो फिर मैं वहाँ पे गाड़ी को चार्ज करके आराम से भैया वहाँ पे खूब घूमे वहाँ पे पोखरा के अंदर। अब पोखरा में जो होटल का चार्ज था ना, वो पड़ा था मेरे को 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से, लेकिन उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, क्योंकि ब्रेकफास्ट उनका थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था। वो आप वहाँ पर डायरेक्टली जो उसका मेन्यू से लोगे ना, वो सस्ता था यार। मैंने कहा यार ये ज़्यादा बेटर है ना। बाकी भाई आप वहाँ पे कितना दिन रुकना चाहते हैं अपने हिसाब से अपने आप प्लान कर सकते हैं। बाकी आप भाई एंजॉय करो पोखरा के अंदर। पोखरा में लोग बहुत बढ़िया थे, होटल वाले बंदे भी बढ़िया थे, और वहाँ के लोग वैसे तो वो नेपाल में मैंने एक चीज़ देखी है यार, लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और बढ़िया आपका रेस्पेक्ट करते हैं। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी वहाँ पर, मुझे बड़ा पसंद आया भाई नेपाल के लोगों का बिहेवियर। फिर आप जब प्लान करोगे काठमांडू जाने के लिए, ठीक है, आप देखो भाई काठमांडू जाना बनता है, बढ़िया सिटी है, अच्छी सिटी थी, बड़ी सिटी थी। तो अब मैं पोखरा से काठमांडू गया, उसकी जो रोड के बारे में बताऊँ आपको मैं, वो जो रोड है, रोड एक नंबर है। आपको बीच बीच में हो सकता है कुछ पैचेस जो है ख़राब मिले, बीच बीच में कुछ पैचेस हैं थोड़े ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन वो मैनेजेबल है, आप उसको मैनेज कर लोगे, ऐसी बड़ा ख़राब नहीं है कि वो दिक्कत ज़्यादा है आपको। तो रोड आप करो वाली अच्छी है, आप पहुंच जाओगे। स्टार्टिंग में आपको वैली में चलना है तो वो ऐसा कोई पहाड़ वाला एरिया नहीं आएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको पहाड़ वाला एरिया आ जाएगा। दूसरा वहाँ पे जो चार्जिंग का इंफ्रा है उस रोड पे बहुत है यार, बहुत ज़्यादा है। इतना है कि आप ना हर कुछ किलोमीटर का आपको चार्जर मिल जाएगा वहाँ पे, और बहुत चार्जर है। 200 किलोमीटर का शायद आई थिंक था वो रोड, और उस पर 100-120 गन चार्जिंग वाली मेरे को मिल गई होंगी। इतना इतना चार्जर था वहाँ पे, इतना ज़्यादा। आपको बैटरी को लेकर दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप पोखरा में अपनी गाड़ी को चार्ज करोगे तो काठमांडू आराम से चले जाएगी, क्योंकि अप हिल डाउन हिल भी आता है ना, तो गाड़ी चार्ज भी होती है, तो वो बहुत बहुत ईजी है। और कई भाई तो मेरे जो टियागो वाले हैं जिनके मैसेज मेरे पास आए थे, तो मैं बता दूं आपको भी टेंशन नहीं आएगी। आपकी गाड़ी का बैटरी पैक छोटा है, लेकिन वहाँ का इंफ्रा अच्छा है, EV चार्जिंग का इंफ्रा अच्छा है, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे टियागो बहुत चलती है, सबसे ज़्यादा मैं वहाँ पे देखी ना, वो टियागो ही देखी थी मैंने, टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल tiago.ev। और एक चीज़ और है पता है, इस वाली जो रोड पर चलोगे ना, नेपाल के अंदर रोडों पर चलोगे आप, वहाँ पर ना एक चीज़ बढ़िया थी कि वहाँ पर ना आपको कहीं पर भी ऐसे नहीं मिलेगी गाड़ी रोक करके कोई जो है वही मूत्र विसर्जन करने चला गया। नो, हर जगह पर आपको हर कुछ किलोमीटर के बाद आपको ना वहाँ पे वॉशरूम मिल जाएंगे। जो भी उनके रेस्टोरेंट है, उनके वॉशरूम बाहर बना के रखे हुए उन्होंने, और बोर्ड लगा के रखा हुआ है निःशुल्क बाथरूम। आप वहाँ पे रुको, अपना यूज़ करो और आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। और हर रेस्टोरेंट पे, लगभग हर रेस्टोरेंट पे आपको चार्जिंग के लिए मिल जाएगा, तो आराम है आपके लिए। और रोड इतनी सीनिक है कि आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो करो, यहाँ का सफ़र करो। उसके बाद और जब आप काठमांडू पहुँच जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रैफिक रूल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ी सिटी है, देखो कैपिटल है नेपाल की, ठीक है। वहाँ पर आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, रेड लाइट बहुत सारी हैं, तो आपको रुक रुक के चलना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना कि आपका जो है ट्रैफिक में आप निकलो। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ का ट्रैफिक मैनेज अच्छे से कर रहे हैं वो लोग, रोड हर जगह से निकल रही है वहाँ पर, तो मैनेज करना ही बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए।
और काठमांडू के अंदर तो काफ़ी चार्जर है, वो तो भाई ऑब्वियस है, बनते हैं वहाँ पर बहुत चार्जर हैं। अब बात आती है, देखो दूसरी बात, हमें यहाँ पे दिक्कत हुई थी भंसार को लेकर के। तो भंसार पे हमने एक पीएचडी कर ली यहाँ पे पूरी हमने, कि भंसार कहाँ कहाँ पर बन सकता है। इन केस आपका भी भंसार है, आपने कम दिन का बनवाया है और आप ज़्यादा दिन रुकने वाले हो वहाँ पे, और आपको भी एक्सटेंड करवाना है, तो उसके लिए आपको बता देता हूँ, आप एक्सटेंड कर सकते हो। वहाँ पे जो कस्टम ऑफिस होते हैं ना, एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिस होते हैं, उस पे आप जाओ, वहाँ पे जाकर के ना आपका भंसार का ऑफिस वहाँ पे बना हुआ है प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे आप अपने भंसार को एक्सटेंड करा सकते हो। लेकिन वो होगा लास्ट डे वाले उसमें। आपका भंसार की अगर मान लो डेट आज ख़त्म हो रही है, तो आपको उसी दिन जाना जिस दिन ख़त्म हो रही है भंसार की डेट। उस दिन आप जाकर के गाड़ी को देखेंगे वो आपकी वो, और आपका भंसार में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, गाड़ी की आरसी और भंसार की कॉपी जो आपने बॉर्डर बनवाया था वो आप लेकर साथ में जाना, और वो फीस अंदर बैंक में जमा होती है उसकी, और वहाँ पे फिर आपको बना के दे देंगे, तो एक्सटेंड हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने हमें एक चीज़ और बताई थी कि आप ना भंसार सिर्फ यहाँ पर नहीं, काठमांडू में नहीं, ये पोखरा में भी बन जाता, वहाँ पर भी एयरपोर्ट है और वहाँ पर भी कस्टम ऑफिस है, भंसार ऑफिस वहाँ पर भी है। लेकिन वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो हमें पता नहीं चला, तो हमें फिर काठमांडू बनवाया हमने। बट उन्होंने हमें बताया, क्लियर किया, तो 2 कस्टम ऑफिस हर एयरपोर्ट पे होता है, तो आपका भंसार भी हर एयरपोर्ट पे बन जाएगा। और एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया कि इसमें आपने जो नेपाल ट्रिप में आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे थे चार्जर को फाइंड करने के लिए। तो यार देखो, चार्जिंग के लिए मैं कुछ नहीं, जो अपना प्लग शेयर ऐप है उसी को मैं यूज़ कर रहा था, और वहाँ का एक लोकल ऐप भी है चार्जिंग स्टेशन नेपाल करके, उसको आप डाउनलोड कर लेना एंड्रॉयड पे, अपने iOS पे जो भी है, वो भी ऐप अच्छा था, उस पर भी काफ़ी सारे चार्जर दिखाए उसने। तो वो नेपाल का लोकल है भाई, तो वो आपके काम आ सकता है। ये 2 ऐप थे मेनली जो मैंने यूज़ किए, बाकी ऐप की आपको नीड नहीं पड़ेगी भाई, नहीं ढूंढोगे आप, नहीं जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि इतने चार्जर आपको रास्ते में दिखेंगे, तो क्या करोगे, चार्जर ढूंढ के हैं, बहुत चार्जर पड़ेंगे, तो ईजिली हो जाएगा, तो आपको इन ऐप की नीड नहीं है। अभी हम बात करते हैं भैया, जो हमारा एक्सपेंस रहा पूरा टोटल होटल का, चार्जिंग को लेकर के, कितनी गाड़ी चली और कितना खर्चा चार्जिंग लग गई मेरी गाड़ी में, पैसा खर्च हुआ और टोल कितना लगा, उस पर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं देखो फूड के एक्सपेंस की। तो फूड का एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जो कि ना भाई अपना इंडिविजुअल अलग अलग होता है, किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। मैं हूँ भाई दाल चावल वाला आदमी, ठीक है, रोटी मैं ट्रिप पर बहुत कम खाता हूँ, क्योंकि मैदा मिलता है और मैदा में दिक्कत करता है, तो मैं उसके लिए अवॉइड करने के लिए दाल चावल से काम चला लेता हूँ, या फिर कुछ और ऑमलेट टाइप चीज़ ले लेता हूँ, तो मेरा से काम बन जाता है। और मेरे लिए मैं 3 टाइम नहीं खा के 2 टाइम खाना खा ले रहा हूँ मैं, तो वो सबका अलग अलग है, तो एक्सपेंस उसका आपका इंडिविजुअल अलग होगा, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर होटल चार्जिंग टोल के बारे में, क्योंकि भंसार का मैंने आपको बता दिया है। भंसार का आपका जो है टोटल 900 रुपये नेपाली रुपीज़ के हिसाब से, और 562 रुपये पर डे के हिसाब से आपका खर्चा आने वाला है नेपाल के अंदर। आप उसको कैलकुलेट कर लो अपने डेज के हिसाब से। तो जो होटल खर्चा हमारा आया ना, हम देखो 7 नाइट्स हम होटल में रुके थे, तो टोटल मैं बताऊँ आपको, मैं गोरखपुर अपन रुके एक दिन, फिर नेपाल के अंदर सारा ट्रिप किया हमने, उसके बाद वापस आए, फिर गोरखपुर, फिर वापस आगरा के लिए, तो 7 नाइट्स हम रुके हैं होटल के अंदर। तो 14,200 रुपये हमारे खर्च हुए थे इस पूरे खर्चे के अंदर। इसमें हमारा ब्रेकफास्ट कुछ होटलों में इंक्लूड था। अब बात करें चार्जिंग की, चार्जिंग वाला कितना खर्चा आया, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं देखो टोल के बारे में। तो टोल पे मेरा कितना खर्च हुआ, सबसे मेन जो खर्चा मेरा होता है ना, वो टोल पे ही होता था, और टोल के लिए मैं बहुत अल्लाह करता था, बहुत अल्लाह करता। लेकिन अभी अपने पास एनुअल पास था, तो एनुअल पास की वजह से हमने जो है बहुत पैसा सेव किया यार, बहुत, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया। कितने यूज़ हुए पता है इस पे, एनुअल पास पे भाई 200 में से 189 बचे हैं मेरे पास अभी, जो मेरे क्रॉसिंग है, टोल की क्रॉसिंग है, 200 मिलते हैं, 189 बचे, यानी 11 टोल हमने पार किए हैं नेशनल हाईवेज इस वाली ट्रिप के अंदर, आगरा से पूरा गोरखपुर तक के लिए, ठीक है। तो सही है, इसमें पैसा बहुत सेव हुआ। बाकी जो मेन खर्चा मेरा हुआ है, तो आगरा वाले पे कटाता है रिंग रोड पे, और फिर बाकी लखनऊ वाले एक्सप्रेस पे 665 रुपये वहाँ कटाता, और फिर वापसी में सेम चीज़ें। तो मेरा टोटल खर्चा टोल का हुआ है पूरी ट्रिप के अंदर, वो हुआ है 1490 रुपये का, 1490 रुपये का। और गाड़ी पता कितनी चली है इस ट्रिप में, 2340 किलोमीटर इन टोटल 2340 गाड़ी चली है। गाड़ी खैर ज़्यादा नहीं चली है ट्रिप के अंदर, है ना, उससे लंबी लंबी ट्रिप मैंने करी है इस गाड़ी से अपनी जो है। तो यार देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी गाड़ी चली है इस ट्रिप के अंदर 2340 किलोमीटर इन टोटल किलोमीटर्स, ठीक है। और उस पर जो अपनी गाड़ी का चार्जिंग की कॉस्ट आई है ना, वो आई है भाई 4580 रुपये। समझ रहे हो, 4580 में 20 रुपये उसमें और जोड़ दे रहा हूँ, भूल चूक हो गई हो अगर, तो 4600 रुपये मान लो, राउंड फिगर में आप 4600 रुपये लगे हैं मेरे। 2340 किलोमीटर गाड़ी चली है इन टोटल, यानी कि ये 2 रुपये भी नहीं बन रहे हैं पर किलोमीटर, 2 रुपये भी खर्चा नहीं आ रहा है। 1.9596 किलोमीटर अपना पर किलोमीटर चली है गाड़ी इस पूरी ट्रिप में। तो भाई जो
खर्चा है ना गाड़ी से ट्रैवल करने का, वो तो बहुत सस्ता था है। और मान लो अगर मैं अपनी इस वाली गाड़ी को, डीजल गाड़ी को मैं इस ट्रिप पे लेके जाता, तो मैं एक खर्चा कैलकुलेट करते हैं भाई कितना खर्चा अपना इस पे आता। जैसे कि मान लीजिए अपनी गाड़ी चली 2340 किलोमीटर, है ना, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 2340 किलोमीटर चली अपनी गाड़ी। अगर मैं डिवाइड करूँ इसको, मैं एक एवरेज मान लूँ कि तो वो हिल पे भी गाड़ी चली है अपनी, ठीक है, हाईवे पे तो नहीं चल रही थी, हाईवे पे 18-20 का भी दे रही गाड़ी, ऐसा तो नहीं है, हिल पे गाड़ी ज़्यादा चली है अपनी, तो हिल पर भी गाड़ी चलेगी। इन टोटल में कम से कम मान लूँ, चलो 16 का मैंने माइलेज मान लिया, मान लो, ठीक है, 16 का माइलेज आ रहा है मेरी गाड़ी का एवरेजन। तो गाड़ी में जो डीजल लगा ना, वो लगा 146 लीटर इसके अंदर। अब हमारे आगरा में 89 का रेट है डीजल का, तो मैं 89 से ला लेता हूँ। तो नेपाल थोड़ा महंगा भी है, चलो नेपाल छोड़ो, अपन इतना ही ला लेते हैं, 89 लगा लेते हैं। तो 13,016 रुपये का अपना जो है डीजल लग जाता है इसके अंदर, समझ रहे हो, इसमें 13,016 रुपये का डीजल लगता। और वो गाड़ी आई है 4580 रुपये में लौट के वापस आगरा तक, आगरा से जाना, आगरा से आना, मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक अपनी है। तो ये फ़ायदा तो है भाई इस गाड़ी के अंदर है। खर्चा तो भाई साहब बहुत सही हुआ है इसमें, 4600 रुपये कुछ नहीं है इतनी लंबी ट्रिप के लिए। तो अब बात करते हैं देखो भाई टोटल एक्सपेंस की हमारी ट्रिप का, कि हमारी इस पूरी ट्रिप के अंदर कितना हमने खर्चा किया हम 2 लोगों ने, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ इंक्लूड है, चार्जिंग, खाना पीना, होटल वोटल सब चीज़ इंक्लूड है, टोल वोल सब चीज़। तो वो है भैया 33,500 रुपये हमारे खर्च हुए इन 8 दिन की ट्रिप में। 8वें दिन में घर पे वापस लौटा था। तो ठीक खर्चा हुआ। तो ये थी अपनी नेपाल की ट्रिप का पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है ये आपके किसी काम आ जाए। अगर काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे बढ़िया ट्रिप अभी और आने वाली है। अभी चलने वाले हैं अच्छी वाली ट्रिप पे अपन। तो चलो इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।